Good morning, students. We're talking about factor affecting rate of reaction. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैंने एक बताया था व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी द मिनिमम एनर्जी व्हिच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव सो दैट इफेक्टिव कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन देम टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए कि रिएक्टेंट टकराएं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं होता, देन दे आर प्रोवाइडेड सम एक्स्ट्रा एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी व्हिच इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट so that their energy become equal to threshold energy। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो they are given some extra energy called activation energy। So what is activation energy? It is the extra energy which must be supplied to the reactant so that their energy become equal to threshold energy। और एक्टिवेशन एनर्जी को हम दिखाते हैं EA से, shown by EA, A for activation, E for energy। नेक्स्ट डेफिनेशन है what is activity complex। एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें पुराने बॉन्ड रिएक्टेंट के ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती है। एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है? जिसमें पुराने बॉन्ड रिएक्टेंट के ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल मेरे A2 प्लस B2, दीज आर द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट इज AB। AB is the product। तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अभी हमने बात की है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो उससे पहले क्या बनाते हैं? एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? पुराना बॉन्ड टूटना शुरू होता है, नया बॉन्ड बनना शुरू होता है। ए और ए का बीच से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, बी और बी का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ए और बी का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो A2 और B2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? AB। पर AB कब बनेगा? जब A और A के बीच बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, B और B का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। किसके बीच बनना शुरू हो जाएगा? A और B के बीच में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट भी कह देते हो। एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है? जिससे पुराने बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। नाउ वी हैव एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बिफोर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फर्स्ट फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा बाद में प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये थ्योरी क्या कहती है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले क्या बनाते हैं? एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, ठीक है। बाद में ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं ये थ्योरी क्या कहती है?
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले क्या बनाते हैं? एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स। इस एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। और ये एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल होती है? थ्रेशोल्ड के इक्वल। ठीक है। और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं है तो दे आर सप्लाइड सम एक्स्ट्रा एनर्जी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, सो दैट एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी किसके बराबर हो? थ्रेशोल्ड के बराबर हो। और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम हो तो दे आर सप्लाइड सम एक्स्ट्रा एनर्जी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, सो दैट एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड दिस एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड को इक्वल करने के लिए दे आर सप्लाइड some extra energy called activation energy, A for activation, E for energy। तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिलने से रिएक्टेंट की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी। थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बना देंगे और ये एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बाद में किसमें ब्रेक हो जाएगा? प्रोडक्ट में। ठीक है। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था, A2 plus B2 they are the reactants। A2 में A और A के बीच बॉन्ड है, B2 में B और B के बीच बॉन्ड है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले क्या बनाते हैं? एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो A और A के बीच बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है, B और B का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है, A और B का बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। और ये एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब रिएक्शन की एनर्जी किसके बराबर होती है? थ्रेशोल्ड के इक्वल। और बाद में ये किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट्स में। तो दोबारा सुन लो, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले क्या बनाते हैं? एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। और ये एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी किसके बराबर हो? थ्रेशोल्ड के बराबर हो। तो डायग्राम से देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले क्या बनाते हैं? एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल हो जाए? थ्रेशोल्ड के इक्वल। और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं है तो दे आर सप्लाइड सम एक्स्ट्रा एनर्जी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलने से रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो बाद में किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। एक बार दोबारा देख लो, ये थ्योरी क्या कहती है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले क्या बनाते हैं? एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये जो एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? व्हेन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो दे आर सप्लाइड एक्स्ट्रा एनर्जी, EA, एक्स्ट्रा एनर्जी मीन एक्टिवेशन एनर्जी। So they are supplied activation energy so that energy of reactant become equal to threshold energy and this activity complex is formed which then break into products. So this was the activity complex theory of reaction rate. Next we have effect of catalyst on rate of reaction. कि किसी कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कैटलिस्ट कौन होते हैं? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है which increases the rate of reaction without itself being consumed। कैटलिस्ट वो कंपाउंड होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं बिना खुद कंज्यूम हुए। अब कैसे इंक्रीज करते हैं? कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट से कंबाइन करके, ठीक है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक ऐसा एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। जैसे आपको देखो डायग्राम में दिखा रखा है, डायग्राम में दो कर्व दिखा रखे हैं। ठीक है, एक कर्व तो है विदाउट कैटलिस्ट, एक है विद कैटलिस्ट। ठीक है,
सो पहला तो देखो ये वाला कर्व देखो, ये वाला कर्व देखो, इस कर्व में देखो क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं करा। ठीक है, कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट लोअर द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये जो एनर्जी बैरियर है जिसको क्रॉस करके प्रोडक्ट में जाना रिएक्टेंट को। ठीक है, सो कैटलिस्ट क्या काम करता है, इट लोअर द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। यारे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर आपको इतना चाहिए, इतना था, अब इतना हो गया। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो a large number of reactant can change into products, और ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो दोबारा सुन लो, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे करता है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट से कंबाइन करके एक ऐसा एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। एनर्जी बैरियर कम होना भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं करा, और जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी देनी पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की वजह से इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। तो कैटलिस्ट कंबाइन करता है रिएक्टेंट से, और रिएक्शन अंडरगो ए न्यू पाथवे, रिएक्शन अंडरगो ए न्यू पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, जिसमें आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो पाएंगे। पहले ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं करा, कैटलिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, और जितने प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो कैटलिस्ट कौन होते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट से कंबाइन करके। ठीक है, दे डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम कर देते हैं। पहले ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इतना था, अब इतना हो गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे थे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जब कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो कैटलिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी तो a large number of reactant can change into products, so rate of reaction will increase. So this was the effect of catalyst on rate of reaction. Now next article is to derive the expression for rate constant K for a first order reaction in the gaseous phase. एक हमने डेरिवेशन किया था K equal to 2.303 upon T log A naught by A. So this formula was derived for rate constant K for first order reaction. A naught was initial concentration, A was concentration at time T. तो ये फॉर्मूला में डिराइव किया था, इस पर मैं न्यूमेरिकल किए थे। तो ये जो डेरिवेशन किया था किस रूप में था, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम बात कर रहे हैं गैस फेज के अंदर। ठीक है, तो गैस फेज, गैसेस क्या लगाती है, प्रेशर। तो यहाँ पर हम प्रेशर के रूप में डेरिवेशन करने वाले। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन जो है प्रेशर के प्रोपोर्शनल ही होता है। ठीक है, क्लियर। फॉर ए गैसेस फेज रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसी पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं। कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द गैस फेज, a first order reaction A changes into B plus C। तो ये जो रिएक्शन है गैस फेज में, गैस फेज में क्यों है, रिएक्टेंट आपका गैस है, प्रोडक्ट भी किसमें, गैस में। सपोज इनिशियल प्रेशर
of reactant A is PI. I for initial, P for pressure. ठीक है, इनिशियल प्रेशर का अर्थ क्या है? एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t 0 मीन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ए गैस का प्रेशर भी क्या ले लिया? PI। और मान लो जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ए कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, बी और सी फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। ए का प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, बी और सी का प्रेशर कम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, रिएक्टेंट का प्रेशर कम हो जाता है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ना शुरू हो जाएगा। सपोज X is the pressure of gas A decrease in time t। तो हमने क्या मान लिया? X के यहाँ पर A गैस का प्रेशर है जो डिक्रीज हो गया t टाइम में। ठीक है, अब देखो रिएक्शन को हम ले लें। ये रिएक्शन हमारे पास है, दिस इज द रिएक्शन। इनिशियल प्रेशर एट टाइम t इक्वल टू 0, जब तो टाइम t 0 है, इसका प्रेशर हमने क्या माना है? PI। ए का प्रेशर हमने क्या माना है? PI। प्रोडक्ट का कितना होगा? 0। क्यों? टाइम t 0 मीन जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कोई बनेगा नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, तो प्रोडक्ट का प्रेशर क्या माना जाएगा? 0। प्रेशर ऑफ गैस A एट टाइम t, ठीक है, कि A गैस का प्रेशर t टाइम पे कितना होगा? अभी हमने माना है कि A गैस का प्रेशर t टाइम में कितना कम हो जाएगा? X प्रेशर t टाइम में कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना रह जाएगा? अब देखो यहाँ पर इसका अगर 1 मोल डिसअपियर हो रहा है तो इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है, इसका भी 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो अगर आपका इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, अगर इसका X प्रेशर कम हो रहा है तो अगर इसका X प्रेशर कम हो रहा है तो इसका X प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका X प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। A का प्रेशर कितना रह गया? शुरू में PI था, PI में से कितना कंज्यूम हो गया? X कम हो गया, तो कितना रह गया? PI माइनस X। ठीक है, तो A गैस का प्रेशर T टाइम पे कितना रह गया? PI माइनस X। और हम सपोज कर रहे हैं, सपोज PT इज द टोटल प्रेशर। PT यहां पर क्या है? टोटल प्रेशर। PT मीन टोटल प्रेशर का अर्थ क्या है? PA प्लस PB प्लस PC। तो दोबारा देख लो डेरिवेशन हमने स्टार्ट करा। ये गैसेस फेज रिएक्शन है, A चेंज हो रहा है B और C में, A रिएक्टेंट है, B और C प्रोडक्ट है। A गैस का प्रेशर शुरू में हमने क्या ले लिया? PI। जब टाइम t 0 मीन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, और X हमने इसका प्रेशर माना A का कम हो जाएगा इन टाइम t। ठीक है, तो t टाइम के अंदर X प्रेशर मान लो A का कम हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन पे आ जाओ। इनिशियल प्रेशर A का कितना है? PI हमने माना है, प्रोडक्ट का 0 माना जाएगा, क्योंकि जब टाइम t 0 रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो प्रोडक्ट का प्रेशर 0। अगर A का प्रेशर X कम हो जाए तो A का प्रेशर X कम हो जाए तो B और C का क्या चेंज होगा? हमें रिएक्शन को देखना पड़ेगा। अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है। तो अगर इसका X प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका X इंक्रीज होगा, इसका भी X इंक्रीज होगा। तो ये तो X इंक्रीज हो गई, इसका कितना रह गया? शुरू में कितना था? PI। X कंज्यूम हो गया तो कितना रह गया? PI माइनस X। और अभी हमने माना PT, हमने क्या माना? टोटल प्रेशर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। PT यहाँ पर क्या आएगा? TA क्या है? PI माइनस X। TA इज PI माइनस X। What is PB? PB is X। और C गैस का प्रेशर भी क्या है? X। एक X कैंसिल हो गया तो यहां से X क्या आ गया? PT माइनस PI। ठीक है, ये X की वैल्यू आ गई।
इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दे तो एक गैस का प्रेशर आ जाएगा आपके पास, प्रेशर ऑफ गैस A एट टाइम t, ठीक है। Pi माइनस एक्स है, x की वैल्यू पुट कर दो यहां से, Pt माइनस Pi, ओपन द ब्रैकेट, Pi माइनस Pt माइनस माइनस प्लस Pi, ये भी Pi ये भी Pi, 2Pi माइनस Pt। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रेशर ऑफ A एट टाइम T, T टाइम पे A गैस का प्रेशर इतना आ गया, ठीक है। अब आपके पास इनिशियल प्रेशर कितना था Pi, T टाइम पे कितना आ गया 2Pi माइनस Pt। अभी हम बात कर रहे थे इन द गैस फेज में कंसंट्रेशन जो है प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जहां कंसंट्रेशन तो वहां पे क्या आ जाएगा प्रेशर। फर्स्ट ऑर्डर में हमने कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था, K = 2.303 अपॉन T log A0/A। So this formula was derived by us for first order reaction. What was A0? Initial concentration. बस यहाँ concentration के लिए कौन आ जाएगा pressure। Initial pressure कितना माना हमने Pi। तो ऊपर क्या आ जाएगा Pi और नीचे होता है A। बड़ी A है concentration of A left at time T। नीचे ए क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, कितना प्रेशर रहेगा ए का 2Pi माइनस Pt, 2Pi माइनस Pt। So this is the expression for rate constant for first order reaction in the gas phase, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, अब हम इस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। Pi आपका इनिशियल प्रेशर है, ठीक है, और 2Pi माइनस Pt क्या है प्रेशर एट टाइम T। So now we have numerical on this derivation of rate constant in the gases phase। जब ये हमने डेरिवेशन किया है गैसेस फेज पे, इस पे न्यूमेरिकल दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, for the decomposition of azoisopropane into hexane and nitrogen following data were obtained। टाइम दे रखा है आपको, ठीक है, सेकंड के अंदर टाइम दे रखा है और प्रेशर दे रखा है mm में, प्रेशर दे रखा है मिलीमीटर में, टाइम दे रखा है सेकंड में। आपको क्या फाइंड करना है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला यूज करा था डिराइव करा उसी का यूज होने वाला है। पहला हम ले रहे 0 to 360, 0 से 360 ले रहे हैं। 0 से 360 में टाइम कितना आ गया 360, ठीक है। Pi, what is Pi here? Initial pressure। शुरू में इनिशियल प्रेशर कितना है 35, शुरू में प्रेशर कितना है 35 और 0 से 360 जब पहुंच जाएंगे टाइम में तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 54। शुरू में प्रेशर कितना था 35, तो टोटल प्रेशर बाद में कितना हो जाएगा 54। Pt we have total pressure 54। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है 2.303 अपॉन T log Pi अपॉन 2Pi माइनस Pt। ये भी हमने फॉर्मूला डिराइव करा है। टाइम कितना है 0 से 360 में टाइम 360 है। Pi, what is Pi है इनिशियल प्रेशर शुरू में कितना था 35, Pi is 35, 2 into 35, Pt the total pressure कितना हो गया 54। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लेट इट बी, इसको K1 मान लेते हैं।
K1 log 35 upon 2 into 35 70 70 minus 54 16 ठीक है 70 में से 54 सब्ट्रैक्ट कर दे कितना आ गया 16 नाउ 35 को 16 से डिवाइड कर दो तो 35 को जब 16 से डिवाइड करोगे तो नियरली आपका आ जाएगा 2.1875 इसको डिवाइड करने के बाद नियरली इतना आ जाएगा लॉगरिथम इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे ठीक है 2.1875 की वैल्यू आप लॉगरिथम से फाइंड करोगे तो ये नियरली 0.3400 के आसपास आ जाएगा सोल्व करके और आफ्टर सॉल्विंग रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.175 into 10⁻³ ये आपके पास आ जाएगा K1 ठीक है तो ये तो आ गया K1 इसी तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हो K2 फॉर्मूला वही लगेगा 2.303 अब टाइम हम कौन सा लेंगे 0 से 720 टाइम आपका हो जाएगा 720 इनिशियल प्रेशर कितना है 35 तो मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं ठीक है अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 माइनस PT फॉर्मूला यही लगेगा टाइम यहां पर आपका दिन हो गया 720 0 से 720 टाइम इज 720 इनिशियल प्रेशर आपका 35 है नीचे 2 into 35 माइनस PT कितना हो गया 0 से 720 में फाइनल प्रेशर कितना हो गया टोटल प्रेशर 63 on 720 log 35 2 into 35 70 minus 63 7 35 by 7 log 5 और log 5 की वैल्यू पुट कर दो ये आएगा 0.6990 और सॉल्व करने पे आपके पास नियरली उतना ही आ जाएगा 2.235 into 10⁻³ तो ये आपका दूसरा रेट कांस्टेंट आ गया ये आपका पहला रेट कांस्टेंट आया था ठीक है इन दोनों का एवरेज ले दें तो इन दोनों का एवरेज ले लें तो K क्या आएगा K1 plus K2 by 2 K1 आपका कितना है 2.175 और ये है 2.235 अपॉन 2 10 की -3 कॉमन 2.175 plus 2.235 over 2 इनको ऐड कर दो 5 और 5 10 11 तो 2.205 into 10⁻³ तो ये आपका आ गया आंसर ये आ गया रेट कांस्टेंट तो क्वेश्चन में दो पार्ट थे एक बार टाइम हमने निकल लिया 0 से 360 में टाइम आपका 360 हो जाएगा इनिशियल प्रेशर 35 था टोटल प्रेशर 54 हो गया था PT तो हमने इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया K1 फिर हमने टाइम लिया 720 0 से 720 टाइम 720 इनिशियल प्रेशर आपका वही था 35 फाइनल कितना हो गया था 63 तो इसको सोल्व करने पे log 5 की वैल्यू हमने पुट कर दी सोल्व करने पे K2 आ गया और K1 और K2 को हमने मीन ले दिया तो ये आपके पास आ गया रेट कांस्टेंट K फॉर दिस रिएक्शन इन द गैसियस फेज ठीक है